हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन का वास्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला दोस्तों, जो कि सल्तनत प्रशासन से संबंधित है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों सबको सम्मिलित किया गया है चैप्टर वाइज। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सल्तनत प्रशासन, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में सल्तनत काल का क्वेश्चन देखा था और अब देखते हैं सल्तनत प्रशासन का क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करने वाला कौन था दोस्तों? तो इल्तुतमिश था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के आते थे? तो किस वर्ग से संबंधित थे? तो वो तुर्क होते थे। वो क्या होते थे? तुर्क होते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब श्रृंखला है दोस्तों, जो कि तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो टंका नामक चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? तो इल्तुतमिश के द्वारा टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया गया। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो जो है सल्तनत काल के जो सिक्के थे वो किन धातुओं के बने हुए थे? चांदी और तांबे के बने हुए थे। आगे देखते हैं दोस्तों। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता चलता है। दो प्रमुख मुद्राओं का पता चलता है सल्तनत काल का। कौन कौन सा वो मुद्रा है दोस्तों? तो जीतल और टाका, ये दो जो है सल्तनत काल के मुद्राएं थी। जीतल और टाका, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त जो राशि होती थी उसे ही फवाजिल कहा जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था दोस्तों? तो राज्य के कानून व्यवस्था से था दोस्तों। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य के कानून व्यवस्था से संबंधित था। हदीस है, हदीस क्या है दोस्तों? तो हदीस एक इस्लामिक कानून है, यानी हदीस के अंतर्गत जो है इस्लाम के कानून को लिखा गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। क्यों? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी दोस्तों। क्योंकि ज़्यादातर जो है वो हिंदुओं का आना था दोस्तों, और अधिकतर आबादी जो है इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इसलिए इतिहासकार जो बर्नी थे उनके अनुसार जो है सुल्तानों का अधीन भारत में शासन का वास्तविक इस्लामी नहीं था दोस्तों। आगे देखते हैं। सूची 1 को दोस्तों सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो इस ग्रुप में देखते हैं कि दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज क्या था दोस्तों? दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज का संबंध किससे था? सेना विभाग से संबंधित था दोस्तों। और दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था और दीवाने रिसालत जो है धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। जबकि दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। इंसा जो है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था और दीवाने वजारत जो है वित्तीय मामलात से संबंधित था। तो दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित हो गया दोस्तों। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित हो गया। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित और दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दीवाने वजारत कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? यानी बगदाद का जो अंतिम खलीफा था उसका जो नाम है किसके सिक्के पर हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो है अपने सिक्के पर जो है खलीफा का नाम इंगित कराया दोस्तों। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो दीवाने रियासत जो है ये बलबन से संबंधित है, ये गलत है दोस्तों। जबकि दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था दोस्तों। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था दोस्तों। और दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये सही है दोस्तों। जबकि दीवाने रियासत बलबन के द्वारा नहीं बनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों।
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में भू राजस्व जो एकत्रित करता था उसका सर्वोच्च अधिकारी चौधरी कहलाता था दोस्तों। क्या कहलाता था? चौधरी। निम्नलिखित में से भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, यानी भूमि उत्पाद पर जो कर लगता था दोस्तों वो किस कौन इंगित करता है? तो खराज, उस्र और मुत्तई, ये तीनों जो है भूमि से संबंधित कर था दोस्तों। इसी के लिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, खुम्स जो है लूटा हुआ जो धन था उसमें जो हिस्सा होता था उसे खुम्स कहा जाता था दोस्तों, जबकि खराज, उष्ण और मुत्तई जो है कृषि से संबंधित यानी भूमि से संबंधित उत्पाद पर लगने वाले कर थे। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही रूप में सम्मिलित है? तो कौन सा सही रूप में सम्मिलित है दोस्तों? तो दीवाने बंदगान है, ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जारी किया गया था। दीवाने बंदगान के अंतर्गत जो है जितने भी जो है गुलाम सब थे उससे संबंधित था दोस्तों दीवाने बंदगान। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्व पर लगाया जाता था। सर्व क्या था दोस्तों? जो सर्व पर लगाया गया था तो सर्व एक सिंचाई कर था दोस्तों। क्या था? सिंचाई कर। सर्व क्या था? सिंचाई कर था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? यानी विजारत का जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो किसके समय हुआ था दोस्तों? तो तुगलकों के समय जो है विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में टका सिक्का निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता था? यानी जो टका सिक्का था वो किस धातु का बनाया जाता था दोस्तों? तो टका जो है वो चांदी का बनाया जाता था, जबकि जीतल जो है वो तांबे का बनाया जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो दीवाने इंसा जो है दान विभाग से, ये गलत है दोस्तों। इसके अलावा दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से सही है दोस्तों। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग था दोस्तों। और दीवाने रियासत जो है वो बाजार नियंत्रण विभाग था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था दोस्तों, जबकि दीवाने इंसा का दान विभाग से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी 13वीं शताब्दी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? तो खान कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? खान कहा जाता था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत दिल्ली कालीन अधिकारियों को उनके विभाग से सम्मिलित कीजिए। यानी दिल्ली सल्तनत में जो अधिकारी थे उनका कौन कौन सा विभाग होता था दोस्तों, उसे सम्मिलित करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, वजीर जो है अर्थ विभाग से संबंधित था। वजीर का संबंध किससे था दोस्तों? अर्थ विभाग से संबंधित था। आरिजे ममालिक सैन्य विभाग से संबंधित था दोस्तों। और सद्र सुदूर धार्मिक विभाग का जो मंत्रालय था उसका जो देखरेख करता था वो सद्र सुदूर कहलाता दोस्तों। और काजुल कुजात जो है वो न्याय विभाग को देखता था। तो इस तरीके से भी याद रख सकते, काजी न्याय करता है दोस्तों, तो काजुल कुजात जो है न्याय विभाग से संबंधित था। वरीद ममालिक गुप्तचर विभाग से संबंधित था। वरीद मतलब होता है गुप्त, तो वरीद ममालिक यानी गुप्तचर विभाग से संबंधित हो गया दोस्तों। दीवार एक खास यानी शाही आदेशों के जो पत्रों को देख रेख जो करता था उसे दबीर खास कहा जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं, मुशरिफ ए ममालिक। तो मुशरिफ ममालिक क्या था दोस्तों? तो वो मुशरिफ ममालिक जो है लेखा जोखा देखता था दोस्तों। और मुस्तौफी ए ममालिक क्या था? लेखा परीक्षक था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी मिलाना है दोस्तों। तो कौन सा विभाग किस शासक से संबंधित था तो वो देखते हैं दोस्तों। तो इसमें जो सबसे पहले है दीवाने रियासत। तो दीवाने रियासत जो है वो कौन बनाया था दोस्तों? शासक विभाग बनाया था अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक बनाया था दोस्तों, कृषि से संबंधित था। दीवाने इश्तियाक जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने इश्तियाक विभाग का स्थापना किया गया। और दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करा गया। दीवाने नजर जो है इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। और दीवाने इमारत ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये विभाग से संबंधित। तो ये विभाग है और कौन शासक बनाए हैं इसे हमेशा याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन, विभाग और संबंधित काम। तो विभाग और संबंधित काम देख लेते हैं दोस्तों। तो विभाग और संबंधित काम में देखते हैं कि दीवाने
वजारत। दीवान वजारत का संबंध किससे है दोस्तों? तो आर्थिक मामलों से संबंधित है दीवान वजारत। दीवान आरिज ये सैन्य विभाग से संबंधित है दोस्तों। दीवान इश्तियाक पेंशन से संबंधित जो कार्य होता था वो दीवान इश्तियाक विभाग से संबंधित था दोस्तों। दीवान मुस्तखराज राजस्व वसूली करना जो है दीवान मुस्तखराज था। और दीवान खैरात गरीबों को दान करना जो है दीवान खैरात विभाग के अंतर्गत आता था। और दीवान वकूफ़ व्यय के कागजातों की देख रेख करना जो है दीवान वकूफ़ कहलाता था दोस्तों। आगे देखते हैं, सल्तनत काल के अधोलिखित करों को सम्मिलित कीजिए। यानी सल्तनत काल में जो कर लगता था दोस्तों उसे सम्मिलित करना है। तो जजिया क्या था दोस्तों? तो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था। जक़ात क्या था? तो दोस्तों ये मुस्लिमों पर धार्मिक कर था। जक़ात क्या था? मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर था। खराज क्या था दोस्तों? तो गैर मुस्लिमों से जो भू कर लिया जाता था यानी भूमि का कर उसे खराज कहा जाता था। और खुम्स क्या हो जाता था दोस्तों कि लूटी गई संपत्ति से संबंधित जो कर होता था वो खुम्स कहलाता था। और उस्र क्या होता था दोस्तों? मुस्लिम भूमि पर जो कर देते थे उसे उस्र कहते थे। तो खराज और उस्र जो है ये दोनों कृषि से संबंधित यानी भूमि से संबंधित कर है दोस्तों, जबकि खुम्स लूट से संबंधित कर है। और ज़कात जो है मुस्लिम धर्मों से लिया जाता था दोस्तों जो धार्मिक कर था। और जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल के स्थापत्य यानी कौन कौन से स्थापत्य शैली है दोस्तों उसको देख लेते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है यानी शुद्ध रूप से जो इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन सा मकबरा था दोस्तों? तो बलबन का जो मकबरा था वो शुद्ध रूप से जो है इस्लामी शैली में निर्मित था। बलबन का मकबरा शुद्ध रूप से इस्लामी शैली में निर्मित था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुब मीनार के योगदान बनाने में जो है योगदान किसने नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का नींव रखा दोस्तों, उसे पूरा इल्तुतमिश ने कराया। और पुनः निर्माण जो कराया वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? यानी कुतुब मीनार का जो 5वीं मंजिल था उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। क्योंकि बिजली गिरने के कारण जो है ऊपरी वाला जो था दोस्तों मीनार वो टूट गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। तो किस क्रम में जो है इसका निर्माण हुआ दोस्तों वही देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है किसका निर्माण हुआ दोस्तों? तो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ सबसे पहले दोस्तों। उसके बाद तुगलकाबाद किला का निर्माण किया गया। उसके बाद लोधी गार्डन स्थापना हुआ और फतेहपुर सीकरी का फिर उसके बाद स्थापना हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशासित के रचयिता कौन है? यानी कीर्ति स्तंभ जो बना था दोस्तों उसके रचयिता कौन थे दोस्तों? तो अभी कवि जो है इसके रचयिता थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? यानी चित्तौड़ का जो स्तंभ निर्मित हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? राणा कुंभा के शासन काल में। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण जो है किस सुल्तान ने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर कुबतुल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, गुलबर्गा जामा मस्जिद, मालवा जहाज महल। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो अजमेर कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो है अजमेर में नहीं स्थित है दोस्तों। और बाकी जौनपुर अटाला मस्जिद ये सही है, गुलबर्गा जामा मस्जिद ये भी सही है दोस्तों, मालवा में जहाज महल ये भी सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, वस्तु शैली और संबंध राजवंश। तो मेहराब की निचली सतह से संबंधित जो था वो किससे संबंधित था दोस्तों? मेहराब का निचली सतह संबंधित था खिलजियों से संबंधित था दोस्तों। जबकि जो है अष्टभुज दोस्तों अष्टभुजीय मकबरों का जो उदय हुआ था वो किससे संबंधित था? तुगलकों से संबंधित था दोस्तों। और स्तंभों में बोधी गोई का जो प्रयोग हुआ था वो किससे संबंधित था दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था दोस्तों। जबकि झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार जो बना हुआ था वो सरकी राजवंश से संबंधित था दोस्तों, सरकी राजवंश से संबंधित था।
आगे देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल के साहित्य के क्षेत्र को देखते हैं दोस्तों। तो किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था, यानी किताबुल हिंद जो लिखने वाले थे उस रचनाकार का नाम क्या था, अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक है। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, यानी अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, पटियाली में हुआ था। पटियाली में, देखिए दोस्तों यहाँ पटियाला भी दिया हुआ है, ये पटियाली है, तो इसका आंसर क्या होगा, पटियाली। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है, यानी खुद को जो है हिंदुस्तान का तोता किसने कहा है, तो अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान का तोता कहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, तो किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई दोस्तों, तो खड़ी बोली के क्षेत्र में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। जबकि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, यानी अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में दरबारी कवि के रूप में था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि के रूप में था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो एक था, तो अमीर खुसरो क्या था, तो कवि भी था दोस्तों, इतिहासकार भी था और संगीतक भी था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था, यानी अमीर खुसरो का जो संबंध था वो किस बादशाह से संबंधित था दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन से संबंधित था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे, तो हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे दोस्तों, तो अमीर खुसरो को जो ही सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, यानी हिंदी खड़ी बोली का जो जनक है वो किसे माना जाता है दोस्तों, अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, यानी हिंदी और फारसी दोनों भाषा को जो जानकारी रखने वाला था वो कौन था दोस्तों, अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीता का संग्रह किताब ए नौरिस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। दूसरा है दोस्तों कि भारत में कव्वाली से गाई जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के अभी आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो दोनों कथन सही है दोस्तों, कि जो है कि कव्वाली का जनक जो है अमीर खुसरो को माना जाता और हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में जो रचित गीतों का संग्रह किताब नौरिस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा ही लिखा गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, यानी दिल्ली सुल्तानों के द्वारा जो संरक्षण प्रदान किया वो कौन सा भाषा था दोस्तों, तो फारसी भाषा था। जिस तरीके से अभी इंग्लिश को जो है सब भाषा के रूप में उच्चतर प्रदान है दोस्तों, उसी समय उसी तरीके से दिल्ली प्रशासन में जो है फारसी को महत्वपूर्ण भाषा के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है मध्यकालीन शासकों के रूप में संस्कृत ग्रंथों में होता था। क्यों, क्योंकि कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप से इंगित करने के लिए होता था, यानी कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो आरंभिक रूप था उसके रूप में इंगित करने के लिए अपभ्रंश का प्रयोग होता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तबकाते नासरी के जो लेखक है वो कौन थे दोस्तों, तो तबकाते नासरी के लेखक मिनहाजुस सिराज थे। मिनहाजुस सिराज, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं दोस्तों। तो जियाउद्दीन बर्नी का संबंध किससे था दोस्तों, तो तारीख फिरोज शाही से जियाउद्दीन बर्नी का संबंध था दोस्तों। जबकि हसन निजामी का संबंध ताजुल मासिर से संबंधित था दोस्तों। जबकि मिनहाजुस सिराज थे दोस्तों, इसका संबंध किससे था दोस्तों, तबकाते नासरी, यानी तबकाते नासरी जो लेखक है वो मिनहाजुस सिराज थे। और नेक्स्ट दोस्तों, यहिया बिन अहमद, तो यहिया बिन अहमद का जो संबंध था वो किससे था दोस्तों, तारीख मुबारक शाही से संबंधित था। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ
मिश्रण माना गया है। तो किसे सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है दोस्तों? तो सितार को सबसे श्रेष्ठ माध्यम माना गया है दोस्तों। वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों के सबसे श्रेष्ठ मिश्रण के रूप में देखा जाता है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। तो तबला का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो अमीर खुसरो के द्वारा तबला का प्रचलन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? यानी संगीत के पुस्तक के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो राणा कुंभा को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण में लिखे थे, यानी अपना जो जीवनी लिखा था, वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था दोस्तों? तो वो फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो तारीख हिंद का संबंध किससे है दोस्तों? तो अलबरूनी ने तारीख हिंद लिखा दोस्तों। जबकि तारीख हिंदी किसके द्वारा लिखा गया? खुसरो के द्वारा लिखा गया दोस्तों। जबकि रेहला के जो लिखा गया वो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। जबकि तबकाते नासिरी जो लिखा गया है वो मिनहाजुस सिराज के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सल्तनत कालीन लिखित ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। यानी सल्तनत कालीन जो ग्रंथ लिखा गया दोस्तों उसे सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है दोस्तों फुतूस सलातीन किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो इसामी के द्वारा। फुतुआत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया दोस्तों। और खजाइनुल फुतू वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया दोस्तों। जबकि तुगलक नामा के भी रचयिता अमीर खुसरो हैं। जबकि किताबुल हिंद के जो रचनाकार हैं वो अलबरूनी हैं दोस्तों। ये पुस्तक सब है दोस्तों, इसे याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सल्तनत अन्यान्य यानी सल्तनत काल से संबंधित कुछ फैक्ट दोस्तों। तो निम्न यात्रियों के पधारने का क्या क्रम यानी अनुक्रम रहा? यानी कौन से यात्री सबसे पहले आए दोस्तों? तो इस क्रम में देखते हैं तो सबसे पहले जो है अलबरूनी आया दोस्तों। उसके बाद इब्न बतूता आया दोस्तों। उसके बाद मनुची और लास्ट में ट्रेवेनियर आया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है दोस्तों? तो महेंद्र वर्मन द्वारा मत विलास प्रहसन लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करते हैं दोस्तों कि विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई, कौन सी बाद में हुई दोस्तों? तो इसे देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सा हुआ है दोस्तों? तो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ दोस्तों। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई। उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आक्रमण हुआ और तब लास्ट में विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल चला दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके सही कालक्रम को दर्शाइए। तो सबसे पहले किसका शासनकाल रहा दोस्तों इन सब में? तो सबसे पहले शासनकाल रहा रजिया सुल्तान का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा दोस्तों। उसके बाद शेरशाह सूरी का और तब लास्ट में अकबर का शासनकाल आया दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आगे, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो पोलो खेल का जो प्रचलन करने वाले थे वो कौन थे दोस्तों? तो तुर्की के लोग जो थे वो पोलो खेल का प्रारंभ करता थे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। तो इस रूप में देखते हैं दोस्तों, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कौन आया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कौन आया था दोस्तों? सर थॉमस रो आया था दोस्तों। बलबन के दरबार में कौन आया था दोस्तों? तो बलबन का संबंध जो है वो दीवाने रियासत से संबंधित है। जबकि नौरोज त्यौहार किसके द्वारा चालू किया गया था दोस्तों? सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया थोड़ा। फिरोज शाह तुगलक जो है नहरों का निर्माण कराया था दोस्तों। और जो है नौरोज त्यौहार बलबन के द्वारा चालू किया गया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दीवाने रियासत से संबंधित था। और जहांगीर के समय जो है सर थॉमस रो आए थे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यह अवतरण दिया हुआ है दोस्तों। यह अवतरण के बारे में पूछा गया कि किसका वर्णन ऊपर के अवतरण में किया गया है। तो ये वर्णन किसका किया गया है दोस्तों? तो ये फैयान के यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है दोस्तों।
आगे देखते हैं, दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? तो दस्तार बंदगान जो कहलाते थे वो उलमा को जो है दस्तार बंदगान कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो राजपूतों के समय जो शुरुआत हुई थी वो किस प्रथा का? जौहर प्रथा का प्रारंभ राजपूतों के समय हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? यानी मध्यकालीन विद्वान जो थे उसमें जो जैन धर्म का अनुयायी कौन था दोस्तों? तो हेमचंद्र सूरी को जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। यानी 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किस चीज़ का खेती नहीं करते थे? तो वो था दोस्तों मक्के की खेती जो है भारतीय कृषक नहीं करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त थे? तो किसके लिए प्रयुक्त थे दोस्तों? तो ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ही महतर या पट्टिकल कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, सुमिलित करना है दोस्तों एक से दूसरे को दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों? कलिंग का युद्ध कब हुआ? हल्दीघाटी का युद्ध और तराइन का युद्ध मिलाना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ दोस्तों। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों। और हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। और तराइन का युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का 2 युद्ध हुआ दोस्तों, 1191 और 1192 में दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो अकबर के द्वारा कौन सा बनाया गया दोस्तों? देखते हैं दोस्तों, तो अकबर के द्वारा आईने दहसाला, यानी अकबर जो स्थापना किया वो किसका किया दोस्तों? तो आईने दहसाला का किया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है प्रतीक मुद्रा का स्थापना किया, यानी प्रतीक मुद्रा जो चलाया था वो कौन चलाया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि इल्तुतमिश के द्वारा चहलगानी अमीर सरदार का जो है 40 लोगों का दल बनाया गया था दोस्तों। जबकि शेरशाह सूरी द्वारा सड़क आजम विभाग की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहलाता था? यानी खुद को जो है वो मूर्ति भंजक कहलाना पसंद करता था। तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी दोस्तों। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां के अधीन जो है आक्रमण करा था किसके शासनकाल में दोस्तों? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खलीसा भूमि जो सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चालू किया गया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो दोस्तों फारसी थी। यानी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो आया था दोस्तों वो कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बिहार टीचर एग्जाम जो हुआ था दोस्तों उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? यानी इनाम जो भूमि था वो किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदय भांडपुर या ओहिंद या वहिंद कहलाता है। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदय भांडपुर या ओहिंद या वहिंद थी दोस्तों। कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इस तरीके से हम जो है इस सीरीज में दोस्तों सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही कराया जा रहा है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। थैंक यू दोस्तों।